वेलकम टू टुडेज लेक्चर दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इस लेक्चर्स में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एज लॉन्ग एज वी हैव सीन द प्रीवियस मॉडल्स लाइक बोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। तो आफ्टर द contribution of de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principles, so there was some change in the this classical electromagnetic theory which describes the structure of atom। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी इसकी ये कैसे हमारे ये क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये क्या कहता था पहले। एक्चुअली इट फेल्स टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेक्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड डी ब्रॉगली रिलेशन हैज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लियर बात हम लोग देख ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है, अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली रिलेशंस को यूज़ करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो पूरा बिहेवियर पर नेचर वो सही तरह से फिट नहीं बैठता है, अकाउंट नहीं, इलेक्ट्रॉन को अकाउंट नहीं करता है। तो इसलिए हमें एक नए थ्योरी की तलाश करनी होगी जिससे कि हमारा जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है और डी ब्रॉगली रिलेशन से वो उसके अंदर में फिट हो जाए। तो इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं। क्लासिकल जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए एक नए थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। अब इस थ्योरी का जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग है, वो सबसे पहले हम श्रोडिंगर के जो एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, ये वाज ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट नॉन एज अर्विन श्रोडिंगर। तो उन्होंने इस थ्योरी को, एटॉमिक थ्योरी को एक्सटेंड किया था। तो ये क्या थ्योरी था? तो ये 1926 में, हालांकि जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था और डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का जो प्रिंसिपल था, तो ये दोनों प्रिंसिपल जो था, तो उसको ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर ने एक नया वेव थ्योरी को प्रपोज किया। व्हाट वाज दैट थ्योरी? लेट अस सी दैट। एक्चुअली दिस wave theory which is based on the assumption that behavior of electron in an atom can be described by an equation analogous to that used to describe the standing wave system। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा ये बिहेवियर है उसको उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है उस मैथमेटिक्स से हम बता सकते हैं किस तरह का बिहेवियर है। तो ये जो उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो एक स्टैंडिंग वेव्स को डिस्क्राइब करता है। वेव्स का मतलब ये हमने एक डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। ये एक वेव्स है, एक स्टैंडिंग वेव्स का डायग्राम है हमारा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये वेव का आप देख ही रहे हैं, इसमें एक साइन नाम का एक नया सिंबल यहाँ पर डाला हुआ है, पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, दिस एम्पलीट्यूड। एक्चुअली ये दिस एम्पलीट्यूड है, साइन एक एम्पलीट्यूड है और ये इलेक्ट्रॉनिक वेव बना रहा है। तो ये चीज़ है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो व्हाट इज साइन? साइन इज द वेव फंक्शन। इसको वेव फंक्शन नया नाम दिया जा रहा है। और दूसरा हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। सो ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये घट भी सकता है, बढ़ सकता है। तो हम इसी साइन को ध्यान में रखते हुए आगे स्टडी करेंगे। फॉर ए मूविंग पार्टिकल हुज एनर्जी डज नॉट वेरी विथ टाइम, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम एक ऐसा मूविंग, हमारा जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन जो भी है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, उसकी एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। डज नॉट वेरी विद टाइम, मीन्स टाइम अलग है, एनर्जी अलग है। किसी टाइम में एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, किसी टाइम में एनर्जी कम हो सकती है। ये हम पहले भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हम देख चुके थे। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। सो टाइम और एनर्जी दोनों अलग अलग है, जो डज नॉट वेरी विद टाइम। Then Schrödinger wave equation is written as like एक नया इक्वेशन हम देख रहे हैं Schrödinger wave equations का, कि जिसको हम कहते हैं H ऑपरेटर। दिस इज H ऑपरेटर, और ये आप कैप का साइन देख रहे हैं, H ऑपरेटर इंटू साइन। दिस इज साइन इंटू ई इंटू साइन। व्हाट इज ई? ई हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी, साइन हो गया वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शंस, और H जो ऑपरेटर है जो कहते हैं हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर। इसमें और नया नाम है जिसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर से आपको याद रखने पड़ेंगे ध्यान से।
एच कैप और टोटल एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक्चुअली ऑपरेटर जो हमारा, चूँकि हम बता चुके हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो वेव एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एक ऑपरेटर उसी कंसेप्ट से इसका ओरिजिनेट हुआ है। ऑपरेटर का मतलब होता है कि मैथमेटिकल फंक्शन विच इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। जो वैल्यू ऑब्जर्वेबल्स हैं उसके वैल्यू को डिटरमाइन करता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, क्या ऑब्जर्वेबल्स वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 6 × 4 = 24। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है एक वैल्यू। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे समझेंगे? देखिए, जो हमारा क्रॉस ये है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर, और जो फंक्शन है वो हमारा मल्टीप्लिकेशंस है। तो नाम वही है, ऑपरेटर और फंक्शन मल्टीप्लिकेशंस। तो इसको हम लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज ए m कैप 6 × 4 = 24। तो आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा वो समझ में आ ही गया होगा कि मैथ m ऑपरेटर 6 × 4 × 24। सो m हो गया मल्टीप्लिकेशन और एन ऑपरेटर। और एक आप लेमन की तरफ समझ सकते हैं कि ऑपरेटर क्या हुआ। जैसे कि एक केमिस्ट्री का टीचर है, जैसे कि मैं ही केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है। तो नाम तो मेरा क्या है आपको, एज ए केमिस्ट्री का टीचर्स। तो अब काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाना। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाना ये मेरा फंक्शन है, और जो मेरा नाम है एज ए केमिस्ट्री टीचर वो एक ऑपरेटर है। तो चीज़ एक ही चीज़ है, उसको हम अलग अलग वैल्यू से देख सकते हैं। केमिस्ट्री टीचर्स और पढ़ा के आ रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। तो ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं। आपको मैं साधारण से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। तो ये हो गया। तो इसके अंदर में ज़्यादा जाना नहीं है, बस इस चीज़ को समझ लेना है, क्योंकि इसका डेप्थ में हमें नहीं आएगा। हमसे पूछा जाएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशंस को आप लिखिए, तो आप ये लिखिएगा, इसकी वैल्यू को समझा दीजिएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमें समझना नहीं है। Hamiltonian operator, that is H cap, is actually the sum of kinetic energy operator और potential energy operator। अब इसमें जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको और ऑपरेशन करते हैं इसकी। तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर एक्चुअली क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर दोनों का सम टोटल होता है। और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, H कैप = T कैप + V कैप। तो T हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी और V हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वैल्यू पुट कर दिए, तो T कैप + V कैप × साइन = E कैप। तो ये दोनों टोटल होते हैं और ये हमारा साइन हो गया। तो साइन इज नथिंग बट द वेव फंक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्फेरिकल वेव्स। यहाँ में ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है स्फेरिकल वेव्स। तो जो हमें जो वेव जो फंक्शन लेना है वो किसके लेना है, स्फेरिकल वेव्स के लेना है। क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है, जो एक चीज़ आपने यहाँ पर शायद मैं नहीं बताया होगा, ये एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का मतलब है क्या है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी और टाइम दोनों एक अलग अलग वेरिएबल के साथ चलेंगे। तो इक्वेशंस हम टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन लेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इंक्लूड करना होगा। ऐसा नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी दिया था। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, मैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, उसने दिया था, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो 0 उसने बताई थी। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये हम लेंगे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, हम जो श्रोडिंगर का इक्वेशन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। और एक और चीज़ बात है कि जो हमारा जो H हैमिल्टन ऑपरेटर है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H क्रॉस होल स्क्वायर। H को मैंने क्रॉस किया है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एंड दिस इज डेल्टा स्क्वायर प्लस b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम अब आगे हम देखेंगे ये क्या चीज़ है एक्चुअली। और H क्रॉस को हम पहले ही बता चुके हैं, H क्रॉस इज नथिंग बट h/2π। हम पीछे के लेक्चर्स में इस चीज़ को बता चुके हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। तो श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन हम जैसे बताया था कि वेव हम ले रहे हैं जो कि स्फेरिकल वेव्स हम ले रहे हैं। तो हम स्फेरिकल वेव्स तो 3 डायरेक्शन में होता है, हम किसी एक डायरेक्शन को काउंट कर रहे हैं। तो एक डायरेक्शन के लिए उसकी जो वैल्यू दी गई है वो d² साइन डिवाइड बाई dx² + 8π² m/h² मल्टीप्लाइड बाई e - v इंटू साइन = 0। तो ये इसकी पूरी इक्वेशंस है फॉर वन डायमेंशंस के लिए है। तो ये इक्वेशन आई कैसे, किस तरह से आई, तो इसको चलिए समझते हैं। आगे हमने एक एग्जांपल दे रखा है। लेट अस कंसीडर एन स्टेशनरी वेव ट्रेवलिंग इन ए पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये कोई वेव है जो कि x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है।
सीधे जा रही है ऐसे करके, ठीक है। तो उस स्टेशनरी वेव के जो इक्वेशन बनती है वो इस प्रकार से बनती है, साइन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई एम लैम्डा। तो इसमें साइन जो क्या है ये वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन है उसका। एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अलोंग एक्स डायरेक्शन, और ए हो गया उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव, और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव हो गया। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी वेव का मतलब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेशनरी वेव होती क्या है। स्टेशनरी वेव इट इज़ एन स्टैंडिंग, उसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव मतलब है कि वो कहीं पर स्टैंड कर रहा है, वो स्टैंड है। स्टैंड का मतलब हो गया कि इट इज ए वेव इन ए मीडियम इन विच ईच पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वेव हैज एन एसोसिएटेड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है कि एक्सिस के किसी पॉइंट में, उस वेव के एक्सिस के किसी पॉइंट में उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी। एंड द लोकेशन एट विच द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड का मतलब बिल्कुल जीरो हो गया वैल्यू, मिनिमम हो गया मतलब जीरो ही हो गया। इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा उसको कहेंगे हम एंटी नोड। तो ये मतलब हो गया। तो इसे ध्यान रखना कि वेव इन ए मीडियम इन विच ईच पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द वेव दैट हैज एसोसिएटेड विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उसका हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, तो ये देखिए जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव्स। तो इसमें जो दो वेव्स हैं उसकी जो रिपीट हो रही हैं दोनों वेव्स वो आपस में इंटरफ्रेंस करती हैं और उसी से उत्पन्न होता है, ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। व्हाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक डायरेक्शन अगर इधर से जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, और अलोंग द सेम मीडियम सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो हमने इस तरह का वेव्स को हमने इसके लिए काउंट किया है। तो ये आप डायग्राम देख रहे सकते हैं, ये वाई एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस है। एक वेव हमारा इस तरह से जा रहा है, ये रेड लाइन आप देख रहे हो, इसे जा रहा है, और दूसरे एक एक्सिस यहाँ पर जा रहा है, उसका था रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ से आने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर गया, तो एक सर्कल से बन गया। तो इसमें देख रहे हैं इसकी जो हमारा ये एम्पलीट्यूड है इसका सबका सेम होगा, सबका सेम होगा। और ये जो हमारा है लोकेशन एट विच, जैसे मैंने बताया था कि एट विच द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। तो ये जो हमारा जोन है, पॉइंट है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हमारा लगभग नील है, ये एक्सिस के नील में, नील का मतलब यहाँ पर होगा जीरो होगा। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये जो हमारा ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, और आप कह सकते हो लैम्डा है, ये इसका वेवलेंथ हो गया। एक्स मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी नोड, नोड, एंटी नोड ऐसे करके ये बनेगा। तो ये इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इस तरह के वेव को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा। स्टैंडिंग वेव हम इस तरह के वेव्स को लेते हैं। नाउ कम टू द इक्वेशन। Let us take the wave equation of the stationary wave. This is the psi that is equal to a sin 2 pi x by lambda. So this is the value. Now you have to do the second differential. हम second differential कहेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल में ये साइन की जो वैल्यू मैथमेटिकली कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस कॉस में। अगर फिर से दोबारा इसको डिफरेंशियल करेंगे तो ये वापस जो कॉस की वैल्यू वो कन्वर्ट होके साइन में फिर से वापस आ जाएगी। और साइन में जब आ जाएगी तो उसमें जो साइन की जो वैल्यू उसको वापस लिख देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन से कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो डी स्क्वायर साइन बाई डी, सो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन वंस यू विल गेट दिस माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन। ये आपकी वैल्यू आएगी। इसको अगर सेकंड डिफरेंशियल करेंगे, इसको इस चीज़ को सेकंड डिफरेंशियल करेंगे तो आपकी ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉस में आएगी, फिर साइन में आ जाएगी। साइन में आ जाएगी तो उसमें जो हमारा पाई की वैल्यू होगा, पाई की वैल्यू को अगर दोबारा पुट करेंगे, सॉरी साइन की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू वो इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम वहाँ से यहाँ से चलते हैं। 1 बाई साइन स्क्वायर हमने यहाँ रखा, इस चीज़ को यहाँ रखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो माइनस टी स्क्वायर साइन इंटू 1 बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू साइन, ये हमारा साइन आ गया। अब डी ब्रोगली के हम स्टेटमेंट को लेते हैं। अगर आपको याद होगा चीज़, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई एम वी। सो अगर इसको स्क्वायर कर दिए लैम्डा को, इसको इन्वर्स करते हुए, तो ये हो गया हमारा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एम वी ऊपर चला जाएगा, तो ये भी हमारे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब जो 1/λ² की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर x² को निकालते हुए। तो 1/λ² इज इक्वल टू mv²/h²। तो यहाँ हो गया हमारा mv²/h²। इसको हमने यहाँ लिखा नहीं, h² को हमने सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर h² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो गया -h²/4π² इंटू साइन, ये हमारा साइन आ जाएगा। और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई d² sin/dx²। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन। अब हमें एक और चीज़ लेना है कि जो हमारे पास mv²/v² है, इसको हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m²v²/2m, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो m²v² को हम लिख सकेंगे काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, इस तरह से। तो m²v² क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, जो कि यहाँ वैल्यू हो गई, सीधे यहाँ वैल्यू लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू दिस होल वैल्यू। ठीक है। अब 2m को हमने यहाँ भी ले आया, तो क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -h² डिवाइड बाई 8π² साइन m इंटू d² sin/dx², ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी होता है, वो टोटल एनर्जी काउंट करने के लिए हम दोनों मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो हमें पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मच। अब क्या करेंगे कि हम टोटल एनर्जी में से अगर पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा d² sin/d² प्लस 8π² m/h² e माइनस p इंटू साइन इज इक्वल टू 0। तो जो इसकी जो वैल्यू है वो हम किसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, 0 वैल्यू के। तो यहाँ हमने देखा कि जो इक्वेशन हो गया इसको हमने 0 कर दिया, ई टोटल माइनस p, और इसको हमने इधर ले आया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर क्या हुआ आपका, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा फॉर्म है ये हम पहले भी देख चुके थे, बिल्कुल सेम है, d² sin/dx² प्लस 8π² m/h²। मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए ये वैल्यू आप पहले मैं दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए 8π² e माइनस b इंटू साइन, और हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ देखिए ये वाला देखिए वैल्यू। तो ये दोनों हमारा इसके डेरिवेशन से ये निकल जाता है। अब नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। अब चूंकि ये एक वेव फंक्शन, वेव तो 3 डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो हमें इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स में लेना पड़ेगा। तो इफ इट इज जनरलाइज इनटू 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z डायरेक्शन, देन द इक्वेशन बिकम्स, तो ये x के लिए तो हम क्या लिखेंगे d² sin/dx²। तो ये इसमें से हम इसके 3 वेरिएबल ले लेंगे। तो d²/x² प्लस d² sin/dy² प्लस d² sin इंटू dz², 3 वेरिएबल के लिए हो गया, प्लस 8π² m/h² e माइनस v इज इक्वल इंटू साइन इक्वल टू 0, और v हमारा क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर उसी को हम लिखेंगे साइन, इसमें से साइन को हमने बाहर निकाल लिया, d²/dx² प्लस d²/dy² प्लस d²/dz² प्लस 8π² m/h² e माइनस v इंटू साइन इक्वल टू 0। तो इसको निकालने के बाद जो ये वाली वैल्यू है इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इसको हमने एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग डेल स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर इंटू साइन, रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज 8π² m/h² e माइनस v इंटू साइन इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर का नाम है लैप्लासियन ऑपरेटर। देखिए ये सब नए नए नाम से, हैमिल्टन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, आपको सिर्फ याद रखने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ और है कि अगर h यहाँ पर जो h² है, हम इसकी जगह पर हम h क्रॉस लेते हैं, तो h क्रॉस का मतलब हो गया h/2π। तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर इंटू साइन प्लस 2m/h² इंटू e माइनस v इंटू साइन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक नया ये इसी इक्वेशन का दूसरा मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सारे इक्वेशंस क्या हैं, ये इक्वेशन पीछे में हमने देखा था इक्वेशंस के पहले में, वो सभी इक्वेशन हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है।